अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है वो है कमर दर्द। यंग एज में और ओल्ड एज में कमर दर्द क्यों होता है, इसके हवाले से इब्हाम क्या है और इसका इलाज क्या है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केसेस, यानी ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद होने वाली पेचीदगियां, ये क्यों होती हैं और अगर हो जाए तो इनका इलाज किस तरह से किया जाए। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदद किया है हमारे बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर जिहान नईम, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, जुबैदा मेडिकल सेंटर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल कराची। आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ आए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यंग एज में कमर दर्द, ये असूलन तो मतलब एक बहुत हैरानकुन बात लगती है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बताएं और अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हवाले से कि यंग पेशेंट्स जो हैं वो कमर दर्द में क्यों मुब्तला होते जा रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की 3 से 8-10 साल तक की में अक्सर ये कंप्लेन करती है कि हमें कमर में बहुत दर्द होता है, और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो अच्छी डाइट का ना होना, और चूँकि बच्चा ग्रो कर रहा होता है, उसकी बोन्स ग्रो कर रही होती है, मसल्स ग्रो कर रहे होते हैं, तो उसको उसी तरह की डाइट अच्छी नशोनुमा के लिए चाहिए होती है। दूसरा, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, बैकपैक यूज़ होते हैं, आपको पता है स्कूल में। मेरे हिसाब से इसके ऊपर भी कोई ज़ाब्ता अखलाक बनना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों को बुक्स कैरी करनी है, कितनी बुक्स कैरी करनी है। बैकपैक उनका इतना भारी होता है, अक्सर पेरेंट्स नहीं उठा सकते, वो बेचारे कमर पे डाल के चलते हैं। फिर पोस्चर का सही ना होना, क्लास में सिटिंग पोस्चर सही ना हो, तो उस वजह से काफ़ी बच्चे हंच बैक के साथ स्टूपिंग पोस्चर, जो अपनी बैक को बिल्कुल ही ढीला छोड़ देते हैं और शोल्डर्स ड्रूप कर जाते हैं। ये पोस्चर का 2-2 घंटे 3-3 घंटे होना, पीछे बैक सपोर्ट ना होना, ये बहुत बड़ी वजह होती है। फिर आगे जाके इसमें और वजूहात भी आती हैं जिनमें कुछ ख़तरनाक रेड फ्लैग साइंस आते हैं कि अगर कोई बच्चा नींद से उठ जाता है कि शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि मुझे वो नींद से उठ जाता है, या बुखार का आना साथ में, तो फिर इन्फेक्शन को रूल आउट करना पड़ता है। तो वो रेड फ्लैग साइंस और दूसरी चीज़ें, और पोस्चर रिलेटेड एनाटॉमिकल अलाइनमेंट ख़राब होना, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, ये भी बच्चों में काफ़ी देखी जाती है। इंसिडेंटली फाइंडिंग आ जाती है अक्सर जब हम एक्सरे कराते हैं तो ये बहुत सारी वजूहात हैं बच्चों में, जो कि जिसमें हम विटामिन डी की कमी को बहुत एड्रेस करते हैं। अब जब विटामिन डी नहीं होगी तो बोन्स और मसल्स उस तरह से स्ट्रेंथन नहीं हो पाएंगे, मसल्स वीक हो जाएंगे, बैक सपोर्ट नहीं करेगी, तो अक्सर बच्चे कहेंगे फटीग, बैक एक, स्टिफनेस और लेथार्जी, यानी उनमें वो एनर्जी नहीं रहेगी। तो विटामिन डी को भी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी पे हम देते हैं बच्चों को, हमें उनकी क्योंकि डाइट से वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही तो हमें वो सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अमूमी तौर पर देखा गया है कि बहुत सारी मिथ्स भी हैं कि जिनके मुतालिक हमारे बड़े क्या इवन हमारे छोटे वो तमाम ही जो है उसका शिकार नज़र आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उन मिथ्स के हवाले से आप ज़रूर जवाब दें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब अपनी डॉक्टरी झाड़ने के चक्कर में लग जाते हैं, तो उनके हवाले से आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास बैक एक के साथ, लो बैक एक के साथ, और वो जब हमारे पास आते हैं तो जाहिर सी बात है वो बहुत सारे कुमारों से भी होके आते हैं, बहुत सारे अनक्वालिफाइड लोगों से भी होके आते हैं, तो और कुछ क्वालिफाइड लोगों से भी होके आते हैं। तो जब वो हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कहा गया है कि मैं तो तख्त पे सो रही हूँ, मैं तो ज़मीन पे सो रही हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि बैक के किसी को डेवलप हो जाए और उसको कहा जाए कि आप ज़मीन पे सो जाएं। मेरे हिसाब से ये नेचुरली ही गलत बात है। हमारे कुदरती खम बने हैं, जैसे कि आप तो बहुत बखूबी इस चीज़ से जानते हैं, आपका शोबा भी है फिजियोथेरेपी के हवाले से, कि सर्वाइकल में कैसा कर्व होता है हमारा, लंबर का हमारा कैसा कर्व होता है। तो अगर हम ज़मीन पे सो जाएं तो आप ख़ुद बताएं कि ज़मीन इतनी सख्त है, क्या वो हमारे कुदरती खम के साथ एडजस्ट करेगी या हमारी बैक स्ट्रेट हो जाएगी उस पर? तो असल में कहा यह जाता है, जो ये मिथ है कि हम ज़मीन पे सो रहे हैं, तख्त पे सो रहे हैं तो एग्रीवेट हो रहा है पेन। असल इस मिथ को मैं हमेशा अक्सर बस्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ लोगों को, आगाही करता हूँ उनकी, कि कहा यह जाता है कि आपने फ्लैट जगह पे सोना है, सरफेस फ्लैट होना चाहिए लेकिन नरम होना चाहिए एट द सेम टाइम।
जैसे मेडिकेटेड मैटर्स हो गया। अब आप देखें वो इतना ज़मीन जैसा सख्त तो है नहीं, ना वो तख्ता है, उस एक मेडिकेटेड एक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। फ्लैट सरफेस में झोल नहीं होना चाहिए, झोल आएगा तो वो बैक के लिए नुकसानदेह है। ज़मीन पे सोएंगे, तखत पे सोएंगे, वो बैक के लिए नुकसानदेह। आपकी स्ट्रेट हो जाएगी और ज़्यादा बैक, आपकी सर्वाइकल और ज़्यादा स्ट्रेटनिंग आ जाएगी। तो कुदरती खम जो है वो मेंटेन नहीं रहेंगे, क्योंकि बॉडी ने तो एडजस्ट करना है उस हार्ड सरफेस के साथ। तो मैं अक्सर लोगों को फिर ये समझाता हूँ कि ये मकसद नहीं है कि आपने ज़मीन पे सोना है या तखत पे सोना है, मकसद ये आपने फ्लैट सरफेस पे सोना है, एक झोल नहीं होना चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अर्ली डायग्नोस के हवाले से अगर देखा जाए तो अमूमी तौर पर हमारे यहाँ ये है कि जब तक कि मर्ज़ अपनी आखिरी सतह पर ना पहुँच जाए तो तब तक जो है वो डॉक्टर से रुजू नहीं किया जाता। आप इस बात को कितना ख़तरनाक समझते हैं, और कौन सी ऐसी अलामात हैं कि अगर जिनका इजहार होने लग जाएगा बॉडी के अंदर तो उन्हें फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? देखिए हमारे फील्ड में तो बहुत सारी ऐसी अलामात हैं जिनको फौरी एड्रेस होना चाहिए। अब सिंपल हम आर्थराइटिस को ले लें, जो कि ओवर 70% पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में आते हैं। आर्थराइटिस की अगर प्रॉपर तरीके से डाइट प्लान ना बनाया जाए, फिज़िकल एक्टिविटी ना बताई जाए, पोस्चर कैसे रखना है, ज़मीन पे बैठना है नहीं बैठना है, स्टेयर्स वगैरह चढ़नी है, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी है, अगर ये सब चीज़ें ना बताया जाए तो ये तो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये तो बढ़ती जाएगी ग्रेड 1, 2, 3। वंस आप आगे निकल गए तो देयर इज़ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, फिर तो आपने रिप्लेसमेंट और इन चीज़ों पे जाना है। तो एक तो ये चीज़, दूसरी कुछ मैंने जैसे रेड फ्लैग साइंस पहले बताए थे, उनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर आ जाता है हमारी ऑर्थोपेडिक फील्ड में, कोई छोटी चीज़ को जिसको हम निगलेक्ट करते हैं और वो बढ़ती है फिर, और वो जानलेवा साबित हो सकती है। इन्फेक्शन को, क्योंकि वंस इन्फेक्शन जो है इनिशियल होता है तो वो पकड़ में आ जाता है, और ऑस्टियोमाइलाइटिस डेवलप हो जाए, बोन पूरी जो है वो ख़राब हो जाए, फिर उसके बाद तो आपको पता है कि हमारे पास कितने ऑप्शन रह जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं जिनकी प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और ख़ासकर कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जो कि बड़े फेटल साबित होते हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई इंजरी हुई है किसी को, ओपन डीप वुंड है फ्रैक्चर के साथ, तो उसमें एक सर्जन का नाइटमेयर होता है अगर गैस गैंग्रीन एक कंडीशन है जो आ जाए। वो एक एनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस। वो इतनी बुरी तरह अफेक्ट करता है कि वो अल्फा टॉक्सिन बना के मसल नेक्रोस करना शुरू हो जाता है। अगर पेशेंट आपके पास आया है तो आप ये समझ ले विद इन आवर्स उसकी जो लिम्ब की कंडीशन है वो वैसी नहीं रहती, उसके वो पेल से लेके ब्रॉन्ज कलर, स्किन डिस्कलरेशन, गैस फॉर्मिंग, मसल निक्रोस होकर अंदर गैस बन जाती है, और उसमें फिर एक ही ट्रीटमेंट रह जाती है कि आप बड़ी रेडिकल डिब्राइडमेंट की जाए, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो गया कि एम्पुटेशन कर दी जाए। उस एम्पुटेशन को इसलिए किया जाए कि वो उसकी जान बचाई जा सके, वरना वो शख्स या बच्चा या जो भी है वो शॉक में जाएगा, सेप्टिक शॉक में, और फिर वो किडनी फेलियर, ऑर्गन फेलियर में जाके वो अपनी जान खो बैठेगा। तो इस ऐसे कंडीशन को फ़ौरन से एक तो डायग्नोज करना और फौरी ट्रीट करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, और सर्जन्स नाइटमेयर है। किसी की ज़िंदगी में सर्जन की ये आ जाए तो उसको बड़े अरसे तक हॉन्ट करता है ऐसा केस, क्योंकि ऑब्वियसली किसी की एम्पुटेशन करना ये एक बड़ा ही म्यूटिलेटिंग सर्जरी है। बिल्कुल ऐसे आया पेशेंट का है, हमारा तो फ्रैक्चर के साथ आया था, ये क्या हो गया, लेकिन वो नौयत ऐसी है कि अगर आपने वो ना किया तो ऐसे केसेस में भी अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, उसमें एंटीबायोटिक दे के और ये सब चीज़ें दे के उसको थोड़ा बहुत डिब्राइड करके रोक लिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि कमर के हवाले से कई एक ऐसे लोग हैं कि जो ख़ास तौर पर जैसे ऑपरेट के बाद, फ़र्ज़ करें किसी भी हवाले से अगर ऑपरेट होता है उसके बाद वो अक्सर औक़ात ये कहते हैं कि जनाब मैं तो चलता हुआ गया था, अब मैं उठ भी नहीं पा रहा। इस कॉम्प्लिकेशन को आप कैसे लेते हैं? देखें, सर्जरी तो एक पार्ट है, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट फिजियोथेरेपी है कि पेशेंट ने सर्जरी करवा ली और उसके बाद उसने उसको मेंटेन कैसे किया। यानी कि मेरे हिसाब से आगे सर्जरी एक पहले बीमारी एक चीज़ है, फिर सर्जरी एक अलग ट्रॉमा है। उस ट्रॉमा से निकलने के बाद आपको फिजियोथेरेपी में जाना है। फिजियोथेरेपी ने ऑब्वियसली आपकी स्टिफनेस वाले इश्यूज़ को सॉल्व करना है, एड्रेस करना है, आपकी मोबिलिटी, आपकी एजिलिटी, इन सब चीज़ों को फिजियोथेरेपी। मेरे हिसाब से सर्जरी कराना सक्सेस नहीं है, 70% सक्सेस फिजियोथेरेपी के साथ आती है। तो
जब इसका एक फेज़ शुरू होता है तो सेकंड फेज़ पे भी जाना ज़रूरी है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तो आपका इलाज मुकम्मल नहीं है। ठीक। तो डॉक्टर साहब वैसे आप क्या कहना चाहेंगे कि मैं बहुत माज़रत के साथ और डरते हुए ये सवाल करूँगा आपसे कि हमारे कई एक ऐसे सर्जन्स हैं कि जो पोस्ट ऑप के बाद जो है वो रिहैबिलिटेशन एडवाइस ही नहीं करते। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हम लोगों की एज अ बीइंग अ सर्जन मैं ख़ुद भी ये देखता हूँ कि हम लोग बहुत ऑक्यूपाइड रहते हैं। बैक टू बैक सर्जरीज़ हैं, लिस्टें हैं, ओपीडी है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है और ह्यूमन कैपेसिटी इतनी है कि वो उसमें काफ़ी पेशेंट ऐसे निगलेक्ट हो जाते होंगे जिनको प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल पाती। लेकिन मैं नहीं समझता कोई सर्जन फिजियोथेरेपी को निगलेक्ट कर सकता है। ये तो पार्ट एंड पार्सल है सर्जरी के साथ, इसको लाजमी हैंड इन हैंड चलना है। तो अक्सर ये हो जाता है, बिजी स्केड्यूल होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और एंटीबायोटिक का भी बड़ा ज़बरदस्त रोल है। हम ये भी देखते हैं कि सर्जरी हो गई और अक्सर पेशेंट आया और दूसरे तीसरे दिन कहीं उसने सेकंड ओपिनियन लेने के लिए हमारे पास भी आ गया, तो हम अक्सर देखते हैं कि पेशेंट को एंटीबायोटिक नहीं दी जा रही। अब ये इतना बड़ा मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है कि अगर आपने जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस तरीके का हाइजीन, जिस तरीके की खुराक हम पेशेंट हमारे लेते हैं, ये पॉपुलेशन लेती है, बहुत सारे गरीब तबका है, बहुत सारा पॉपुलेशन का जो कि पूरी तरह से वो डाइट नहीं ले सकता, हाई प्रोटीन डाइट, और कि वो वुंड हीलिंग जल्दी हो, और उसमें फिर हाइजीन को भी देखना है और एनवायरनमेंट को भी देखना है, काम पे भी जाना होता है और उसमें भी चले जाते हैं लोग, अपना इतनी छुट्टी नहीं मिल पाती सर्जरी के पोस्ट ऑपरेटिव उनको इतनी, तो वो जब जाते हैं किसी तरीके से ऑब्वियसली दे आर एक्सपोज टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ये सब चीज़ें। तो मेरे हिसाब से एंटीबायोटिक लाजमी देनी चाहिए। मैं अपनी प्रैक्टिस में आईवी एंटीबायोटिक लाजमी रखता हूँ और उसके बाद ओरल में रख के जब तक मैं स्टिचेस रिमूव करके पेशेंट के वुंड से मुतमईन नहीं हो जाता मैं एंटीबायोटिक बंद नहीं करता। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे हमने बात की कि ओल्ड एंड यंग, चूँकि आज का हमारा टॉपिक भी यही है, तो काफ़ी हवालों से देखें ओल्ड के तो भी ऐसे केसेस हैं कि जिनमें हम कोई ना कोई रिस्क फैक्टर बाजुकात रह भी जाता है। यंग पेशेंट्स के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें ख़ास तौर पर यानी ऑपरेट के बाद भी अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन रखना चाहिए? देखिए, यंग पेशेंट्स जो है अपनी कोई बड़ी सर्जरी हो, अगर फर्ज करें कि उसको नेल हो गया, प्लेटिंग हो गई, फीमर फ्रैक्चर है या आरटीए के बाद जो तो मैंने यंग लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन में जाते देखा है। इसलिए क्योंकि एक एक्टिव बंदा एकदम से बेड चेयर बाउंड हो जाए तो ज़ाहिर बात है ख्यालात आते हैं कि कल को मैं उठ पाऊँगा, चल पाऊँगा, बिलखुसूस स्पाइनल सर्जरी कि ये मेरा कब तक होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले तो काउंसलिंग रीअश्योरेंस बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग पेशेंट्स को रीअश्योर करते हैं, देखिए ये चीज़ हो गई है, अब इसका ट्रीटमेंट हो गया है, अब आपने हिम्मत पकड़नी है और फिजियोथेरेपी के साथ और अपनी खुद विल पावर के साथ उठना है। और बहुत सारे लोग कोप कर जाते हैं। ऑल दे नीड इज़ अ गुड रीअश्योरेंस और काउंसलिंग सेशन। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कमर के हवाले से चूँकि इस वक्त हमारी बातचीत जारी है, तो ये भी मुझे बताइए कि अगर खुदा न खास्ता एक सीवियर बैक पेन के साथ पेशेंट आता है, तो आया कि क्या इसका हल सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही है या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के ज़रिए उसको मेंटेन किया जा सकता है? देखें, पेशेंट सीवियर बैकएक के साथ हमारे पास यंग में भी आते हैं और ओल्ड में भी आते हैं, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। सिर्फ पेन किलर दे देना ये मेरे हिसाब से गैर मुनासिब है। प्रॉपर एमआरआई होना चाहिए, एग्जामिनेशन होनी चाहिए और उसकी एमआरआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि हम देख पाएँ कि ऑब्वियसली पेशेंट इतनी तकलीफ़ में है तो पेशेंट इज़ ऑलवेज़ राइट। तो कोई ना कोई ऐसी वजह जिसको हम देखें जो जानलेवा ना साबित हो या जो खुदा ना खास्ता, जैसे बहुत सारे केसेस हैं, अब ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, ब्लड में ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर हैं, ये भी कमर के दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं अक्सर लोग। और मैं अभी आपको एक वाक़या ही बताऊंगा कि एक यंग लड़का जो कि बैकएक को बहुत अरसे से बर्दाश्त कर रहा था और उसको होता था बैकएक, लेकिन वो एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन में, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग होते हैं, वो अपनी रूटीन इन्वेस्टिगेशन में गए और उसको जो है वो ब्लड ल्यूकीमिया डायग्नोज हुआ, जिसमें वो बिल्कुल उन्होंने फ़ोन करके उसको कहा कि आप ठीक हैं, आप टेस्ट करवा के गए, आप वहीं रुकें, आप फ़ौरन अपॉइंटमेंट लें और आए हमारे पास। अब वो उसके मुताबिक वो बैकएक को बहुत अरसे से झेल रहा था, लेकिन किसी ने उसको इन्वेस्टिगेशन के तौर पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं एडवाइस की और जिस वजह से वो थोड़ा लेट भी हुआ।
और वो डायग्नोज इंसिडेंटली हो गया कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अपने नॉर्मल रूटीन चेकअप में गया, वहाँ ब्लड टेस्ट हुए और वहाँ ये डायग्नोज हुआ उसको। तो मेरे हिसाब से कि प्रॉपर जब भी कोई पेशेंट किसी कंप्लेंट के साथ आए, बैकएक खासकर खुसूसन, तो इन्वेस्टिगेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो डॉक्टर साहब खास तौर पर अगर बात की जाए, साथ साथ अगर स्पाइनल टीबी की बात की जाए, बिल्कुल, इसके हवाले से क्या देखिए स्पाइनल टीबी हमारी इस थर्ड वर्ल्ड एशियन पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। वेस्ट में तो इसका तस्वर ही ख़त्म हो गया है कि टीबी या पोलियो जैसा कोई मर्ज़ एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बहुत कॉमनली जिस पॉपुलेशन को मैं देख रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट कतर के हवाले से, तो हमारा एक HDL के हिसाब से एक प्रोग्राम भी है सिंध गवर्नमेंट का, जिसमें हम मंथली मीटिंग करते हैं और अपने डायग्नोसिस किए हुए केसेस को हम डिस्कस करते हैं कि हमने इस पॉपुलेशन में इतना देखा है ये। और बड़ा अलार्मिंग है कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास बहुत टीबी के केसेस आ रहे हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें यंग मिडिल एज्ड भी हैं और ओल्ड एज भी हैं, और उनको फीवर, फटीग, वेट लॉस, भूख ना लगना, एनोरेक्सिया, और साथ साथ नाइट स्वेट्स और ये सारे सिम्टम्स आते हैं। और अक्सर हम जब उनको सवालात करते हैं तो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी निकलती है, और ऑब्वियसली लो सोशो इकोनॉमिक है एरियाज़ हैं, वहाँ पे सीवरेज लाइंस और पानी की लाइंस और सारी मिक्स हैं, और हाइजीन का बिल्कुल दरम बरम है निज़ाम। तो ऐसी पॉपुलेशन में हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, उसको रूल आउट करना पड़ता है। टीबी को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है और जिसका ट्रीटमेंट मौजूद है। टीबी के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि हर वक्त आपको स्पाइनल सर्जरी की तरफ जाना है, आप थेरेपी पे डालते हैं और पेशेंट बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा जो दूसरा चूँकि जो मौजू था वो था कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से, और ख़ास तौर पर पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जो नॉर्मली जो है वो पेशेंट्स लेकर आते हैं आपके पास, या उनको आ सकती हैं ऑपरेशन के बाद? देखिए, पहले तो हम जनरल कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, जिसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया के फौरी बाद कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिसमें एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है एनेस्थीसिया मिलने के बाद, या फिर स्पाइनल के बाद हेडेक, और वो चीज़ें इमीडिएटली पोस्ट ऑप जो हमें मिलती हैं उनको तो एड्रेस किया जा सकता है। फिर सर्जिकल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें सुपरफिशियल वुंड इन्फेक्शन बहुत कॉमनली आता है, जिसको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स दे के ही शुरू में ही वो कवर करना पड़ता है। फिर डीप इन्फेक्शंस हैं, फिर जो इम्प्लांट हम लगाते हैं उसमें ब्रेकेज है, लूजनिंग है, स्क्रू पुल आउट है, या फिक्सेशन अच्छी नहीं हुई है तो उसमें फ्रैक्चर जो है वो सही तरह फिक्स नहीं हो पाया, ये वाली कॉम्प्लिकेशंस भी हमें मिलती हैं। फिर कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो ओल्ड एज में हमें मिलती हैं, जब सर्जरी होती है हिप और नी की खासकर, या लॉन्ग बोन्स की, तो उसमें डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, जिसमें क्लॉटिंग होना शुरू होती है लिम्ब में, और इट लीड्स टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो कि फेटल साबित हो सकता है। तो उसके लिए हमें प्रोफिलैक्टिकली एंटीकोगुलेंट्स देने पड़ते हैं, मैकेनिकल कंप्रेशन स्टॉकिंग्स देनी, या डिवाइसेस आती हैं वो देनी, एंकल पंपिंग एक्सरसाइजेज बतानी पड़ती हैं, वो करना है, स्टॉकिंग पहननी है, और चेस्ट की भी फिजियोथेरेपी करनी होती है, क्योंकि पेशेंट बेड रिडन होता है, तो चेस्ट में जो है वो उसकी कपिंग और ये सारी चीज़ें साथ साथ पेशेंट को लेके चलना पड़ता है। तो ये इसके साथ साथ लॉन्ग बोन्स फ्रैक्चर के साथ जो 3 दिन 4 दिन में हमें फैट एम्बोलिज्म की एक कॉम्प्लिकेशन मिलती है, वो उसका ट्रायड होता है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, पेटी के रैश होते हैं और आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होती है, उसको आइडेंटिफाई करना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ फेटल कॉम्प्लिकेशन है, कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसी हैं जो कि हम अपने इम्प्लांट रिलेटेड, ऑर्थोपेडिक रिलेटेड देखते हैं, और ज़्यादातर हमें जो लेट आते हैं वो नॉन यूनियन, भाई हड्डी नहीं जुड़ी, और डिलेड यूनियन अपने एक्सपेक्टेड टाइम के हिसाब से नहीं जुड़ी, और मेल यूनियन के गलत जुड़ गई, अपनी एनाटॉमिकल अलाइनमेंट के साथ नहीं जुड़ी, और इन्फेक्शन यानी कि प्लेट इन्फेक्ट कर गया। अब नॉट नेसेसरीली हर वक्त सर्जन की गलती होती है, कभी कभी पेशेंट की अपनी गलती होती है, उसकी डाइट सही नहीं होती, उसकी हाइजीन सही नहीं होती, उसका वेट बेयरिंग का टाइम सही नहीं होता कि कब उसने वज़न डालना शुरू कर दिया, उसने डॉक्टर को समझा नहीं समझा कि डॉक्टर ने कैसे आपको टच डाउन से शुरू किया, पार्शियल वेट बेयरिंग कब कहा कि अब आप प्रोटेक्टेड वेट बेयरिंग पे जाएं, फुल वेट बेयरिंग, तो वो नहीं समझा उसने।
और उसने उसको जो है वो अपने तरीके से लेके चला। जी। तो ये सारी वजूहात होती हैं जो हम देखते हैं और हमारे पास ये चीज़ों को हमें डील करना पड़ता है। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब खास तौर पर अगर हम स्पाइनल इन्फेक्शंस की बात करें, क्योंकि आज हमारा मेन टॉपिक तो वो भी है, डॉक्टर साहब स्पाइन के हवाले से कभी कभार ऐसा हो कि खास तौर पर जो फ्लूइड अगर भर जाए, क्योंकि ये नॉर्मली नी में भी देखने में आता है कि कई लोगों का जो है जैसे नी रिप्लेसमेंट के बाद या इवन कोई फिक्सेशन है अगर कमर में, तो उसके बाद सम टाइम ऐसा होता है कि फ्लूइड कुछ भर जाए या कोई मवाद ऐसा निकलना शुरू हो जाए, तो इसको कैसे देखा जाता है? ये कुछ स्पाइन उसमें इन्फेक्शन बड़े इमरजेंसी की सूरत में लिए जाते हैं, जैसे एपिड्यूरल एब्सेस है। अगर स्पाइन में एपिड्यूरल एब्सेस हो जाए या कोई स्पाइनल इन्फेक्शन ऐसा हो जाए कि वो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दे, वीकनेस आना शुरू हो जाए, नमनेस और वो सब, तो इमीडिएटली इट कॉल्स फॉर सर्जरी, जिसमें इमीडिएट डिकम्प्रेशन करनी पड़ती है। और अगर डिस्क इन्फेक्शन है, स्पेस इन्फेक्शन है, तो फिर उधर भी डिकम्प्रेशन करके जो है वो पेशेंट को रिलीव किया जाता है। फिर आप कंजर्वेटिव और मेडिकल ट्रीटमेंट में नहीं जाना चाहिए, फिर आपको फ़ौरन सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। और सर नी के हवाले से अगर उसमें फ्लूइड अगर भर जाए तो फिर? नी में देखें फ्लूइड की बहुत सारी वजूहत हैं भरने की। एक तो हमारे पास पेशेंट आते हैं आर्थराइटिस के साथ, उसमें हम जब एक्सरे कराते हैं, बहुत सारे लोग एमआरआई करा के आ जाते हैं, वो जॉइंट डिफ्यूजन है। तो जॉइंट डिफ्यूजन तो एक साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन है। ये तो आर्थराइटिस में आपको नॉर्मली मिलेगा, जब आप एग्जामिन करेंगे तो क्रेपिटिस मिलेगा, आपको लगेगा भाई जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सोजिश हुई हुई है। लेकिन उसको इन्फेक्शन से रूल आउट करना, मतलब दोनों को दो अलग चीज़ें हैं। तो आर्थराइटिस को आप मेडिकली ट्रीट करें, उसकी जॉइंट डिफ्यूजन एनसेड्स लेने से बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करें। लेकिन अगर इन्फेक्शन है, सेप्टिक आर्थराइटिस है, तो उसका तो साइन ही होगा कि पेशेंट इमीडिएटली जो है, एक तो पेन बहुत ज़्यादा होगा और वो बिल्कुल इमोबलाइज किया हुआ होगा, नी को वो मूव नहीं कर रहा होगा, और स्वोलन, रेड और वार्म, हॉट हमें साइंस मिलेंगे। तो उस वक्त तो आपको फिर फौरन जो है उसको सेप्टिक आर्थराइटिस लेबल करके उसको सर्जरी की तरफ लेके जाना है फौरी। यानी तकरीबन वॉश आउट करना है उसको, बिल्कुल। ड्रेन करना है। नी को एग्जैक्टली ऐसे ही वॉश आउट करते हैं हम, जैसे आप समझ लें कि जैसे कभी किसी को कहेंगे कि कोई पेरिटोनाइटिस डेवलप हो गया है किसी को, तो पेरिटोनाइटिस के बाद जब आप लेप्रोटमी करते हैं और उसको इमीडिएट उसके चारों क्वाड्रेंट को वॉश करते हैं और उसको मॉप करके बिल्कुल एक उसके ऊपर साइन ना रहे, इसी तरह नी को इरीगेट इसी तरह किया जाता है। उसकी आर्थोटमी की जाती है, उसके जो है वो कल्चर भी लिया जाता है, उसकी कैप्सूल भी भेजा जाता है, साइनोवियल बायोप्सी भी की जाती है, और उसको इतना वॉश किया जाता है कि बिल्कुल जब तक क्लियर ना हो जाए वो, क्योंकि सेप्टिक आर्थराइटिस जो है ये एक इमरजेंसी है, इसको लेना है आपको इमरजेंसी के तौर पर। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार ये भी एक बात देखने में आई है कि कई लोगों के जोड़ अंदर खुल जाते हैं, ख़ास तौर पर नी के हवाले से अगर हम बात करें तो कई लोगों को ऐसा देखा है जी मैं गिरा और गिरने की वजह से जोड़ अंदर जो है वो यानी उसकी फिक्सेशन खुल गई या बाजू का वो घूम जाए, तो उसकी वजह से। और इवन मुझे याद है मैंने अपने करियर में एक ऐसा केस देखा था डॉक्टर अतर सिद्दीकी साहब का, तो मैं चूँकि उनका भी फिजियोथेरेपिस्ट रहा हूँ, तो मुझे याद है कि उनका एक केस था कि जिसमें ख़ास कोई स्पेसर टाइप कुछ चीज़ें थी। मैं चाहूँगा कि आप उसके मुताबिक कुछ बताएं कि वो क्या होते हैं। ख़ास तौर पर मतलब आप ये समझ लें कि एक डंडी सी यूँ आ रही है, यानी जॉइंट नहीं है अंदर, लेकिन यहाँ से और नीचे से दो लाइक स्पेसर टाइप दिए हुए कि जिसकी वजह से जो है वो घुटने को रोक के रखा हुआ है। और कई बार ऐसा भी हुआ है डॉक्टर साहब कि वो अंदर ही बाजुका पेशेंट की गलती की वजह से टूट भी गए, फिर दोबारा डाले गए, फिर वो टूटे, फिर डाले गए, और एट द एंड ये हुआ है कि उसके बाद जो है कहीं जाकर के उनकी नी रिप्लेसमेंट पॉसिबल हुई है। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ये लिगामेंटस इंजरी की बात कर रहे हैं। लिगामेंट्स एक नी को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जो पेशेंट नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं और उनके ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट्स नहीं होते जो सपोर्ट करते हैं नी को, तो फिर इनका इम्प्लांट ऑफ चॉइस ही डिफरेंट हो जाती है। फिर हमें कंस्ट्रेंड इम्प्लांट डालना पड़ता है जिसमें हिंज्ड जॉइंट्स डालने पड़ते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, इनहेरेंटली स्टेबल होते हैं, उनको लिगामेंट्स की ज़रूरत नहीं है, लिगामेंट उनके डेफिशिएंट है। तो ये जो आप जिनकी बात करें जिन इम्प्लांट्स की, वो हिंज्ड जॉइंट्स हैं, ये कंस्ट्रेंड जॉइंट्स होते हैं जो कि आपकी नी को स्टेबल रखते हैं इंटरनली। तो ये आगे जाके वैसे अगर हम बात करें स्पोर्ट्स इंजरीज़ में, तो उसमें ACL PCL इंजरीज़ होती हैं,
मेनिस्कल इंजरीज होती हैं वो आर्थोस्कोपिकली डील की जाती हैं। ACL की रिकंस्ट्रक्शन की जाती है, आपका टेंडन लिया जाता है, बोन पटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट लिया जाता है या हैमस्ट्रिंग्स लिए जाते हैं, उनको इंटरनली उसी तरह की रस्सी बनाई जाती है जो कि जॉइंट को स्टेबल रखता है टनल बना के, और उसको कई बार बाय एब्जॉर्बेबल स्क्रूज के साथ होल्ड किया जाता है या एंडो बटन के साथ होल्ड किया जाता है। तो वो एक इंटरनल एनाटमी बनाई जाती है, रिस्टोर की जाती है जो कि उसकी लॉस हो चुकी होती है। तो स्पोर्ट्स इंजरी का भी इसमें बड़ा रोल है। जो पेशेंट यंग खासकर फुटबॉलर्स हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ट्विस्ट हो जाता है, नी जो है पॉप करता है, एकदम स्वेलिंग आ जाती है, तो फिर MRI डिस्लोकेशन भी तो पटेलर, तो रिकरेंट पटेलर डिस्लोकेशन एक कंडीशन है जिसमें यंग लोग आपको मिलेंगे जिनके जॉइंट हाइपर लैक्स होंगे, तो उनमें ये हमें चीज़ें मिलती हैं कि भाई पटेला बार बार निकल जाता है, उसको भी फिर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। फिर इसमें मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं कि किस किस्म के प्रोसीजर्स करने चाहिए। एक खाली सॉफ्ट टिश्यू प्रोसीजर होता है जिसमें मिडिल पटेलर फीमोरल लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको रिपेयर किया जाता है। फिर कुछ सर्जरीज हैं जिसमें रीअलाइनमेंट सर्जरीज की जाती हैं, क्योंकि अलाइनमेंट के हिसाब से पटेला जो है वो मैल ट्रैक कर जाता है, तो वो देखा जाता है, CT करा के उसको देखा जाता है, उसके पूरे आइडेंटिफाई किए जाते हैं मेजरमेंट करके। फिर उसके हम बोनी रीअलाइनमेंट सर्जरीज करते हैं जिसमें टिबियल ट्यूबरोसिटी को शिफ्ट करते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरीज हैं जो कि की जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेशंस में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ख़ास तौर पर ये पूछना चाहूँगा भी गुज़िश्ता सवाल जो मैंने आपसे पूछा स्पेसर के मुतालिक और बाकी चीज़ों के मुतालिक, तो मैं चाहूँगा कि आप उससे मज़ीद ज़रा वजाहत के साथ बयान कर दें कि अगर कोई ऐसा केस आता है तो बुनियादी तौर पर इस केस को कैसे डील किया जाता है। देखिए, ये जो आपने स्पेसर के हवाले से सवाल किया है वो हम नॉर्मली डील करते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शंस में। अब पेशेंट कहीं इम्प्लांट इन्फेक्शन के साथ आया है, इन्फेक्टेड इम्प्लांट के साथ आया है, तो वो जैसे हिप को ले लें, तो वो हम जब उसमें खोलते हैं हिप को और उसकी सारी पस ड्रेन करके सफाई वगैरह करते हैं, तो इमीडिएटली हम कोई इम्प्लांट उसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि ऑब्वियसली उसको एक वक्त चाहिए, एंटीबायोटिक कवरेज चाहिए और उसकी सीरियल ड्रेसिंग डिपार्टमेंट कि इन्फेक्शन से उसकी जान छूटे। तब तक हम एक स्पेसर डालते हैं जो कि एक्राइलिक मटेरियल का और वो एंटीबायोटिक लोडेड होता है, वो उसी सांचे का बना होता है जिस तरह का आपका गोला होता है, हिप का पूरा इम्प्लांट होता है जैसे, और उसको डाल दिया जाता है अंदर, ताकि पेशेंट का जो है एक तरह से वो स्पेसर का काम भी करे, जॉइंट के ऊपर भी जॉइंट का बना के रखे, और दूसरा उसमें से एंटीबायोटिक निकलती रहती है ताकि वो उस एनवायरनमेंट को, बोनी और सॉफ्ट टिश्यू की, उसको एंटीबायोटिक से भरपूर रखे और इन्फेक्शन को काउंटर करे। वंस हम जब मुतमईन हो जाते हैं अपने मार्कर से, ESR CRP के भाई अब इन्फेक्शन जा रहा है, 3 वीक्स लगे, 4 वीक्स लगे, 6 वीक्स लगे, फिर उसके बाद हम प्लान करते हैं कि 6 वीक्स के बाद हम उसकी टाइम पीरियड पूरा होने के बाद उस स्पेसर को निकालें, और फिर डेफिनेटिव फिर भी इंट्राऑपरेटिव हम जो है उसमें कल्चर करते हैं कि अंदर कोई जरासीम के असरात ना हो, क्योंकि ये हमने इम्प्लांट डालना है। पेशेंट को हमने इतने मिजरेबल सिचुएशन में नहीं डालना कि वो इन्फेक्शन को ही डील करता रहे, हमें उसको रेडिकेट करके फिर इम्प्लांट डालना है। जी डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर इसके साथ साथ अगर बात की जाए प्लेटिंग के हवाले से, तो कई एक ऐसे लोग भी हैं कि जिनका मतलब प्लेट्स भी बाज़ औक़ात अंदर जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं, रॉड का ख़ास तौर पर ये देखा गया है कि रॉड्स अक्सर टेढ़े हो जाते हैं अंदर, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर तो इम्प्लांट ब्रेक कर गया है, उसका स्क्रू टूट गया है, उसका पुल आउट हो गया है, प्लेट उठ गई है एक तरफ से, तो ऐसी प्लेट जो कि लूज़ हो जाती है, ब्रेक कर जाती है, वो बहुत कॉमनली जो है इन्फेक्ट कर जाती है, क्योंकि उसकी वो अंदर ज़ाहिर बात है फिर डिस्चार्ज रहता है, अंदर सीरियस डिस्चार्ज, हेमाटोमा बनता है और उसके बाद वो इन्फेक्ट कर जाता है। तो हमारे पास जब ऐसे पेशेंट आते हैं तो हम उनको निगलेक्ट नहीं करते, हम फौरी उनको एडवाइस करते हैं कि ये इम्प्लांट निकाला जाएगा, और अगर तो कोई फिक्सेशन की ऐसी नीड नहीं है, तो बहुत टाइम गुजर चुका है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो पेशेंट अर्ली अपनी यूनियन से पहले ही ये सब चीज़ होगी तो हमें फिर रीप्लेटिंग करनी पड़ती है या नेल करना पड़ता है या दूसरे सिस्टम पे जाना पड़ता है अगर इन्फेक्शन नहीं है तो डॉक्टर साहब, साथ साथ ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि एक बार जब एक हड्डी में स्क्रू हो गया तो दोबारा भी जो है वो उसी में यानी इंसर्ट किया जाएगा या उसको पहले भरा जाएगा और देन स्क्रू किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की प्लेट्स होती हैं। अगर एक होती है डायनामिक कंप्रेशन प्लेट जो कि जिसमें नॉर्मल स्क्रूज होते हैं,
और एक हमारे पास होती है लॉकिंग प्लेट्स, स्पेशली डिज़ाइन प्लेट्स होती हैं जिसमें स्क्रू प्लेट के साथ लॉक हो जाता है। लॉकिंग स्क्रूज ऐसी सिचुएशन में काम आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपने एक DCP निकाली है, डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट, तो आप उस स्क्रू के उसमें नहीं जाते, थोड़ा सा हट के नॉर्मल बोन की तरफ चले जाते हैं और कई बार हमें लॉकिंग स्क्रूज यूज़ करने पड़ते हैं जो कि प्लेट के साथ अच्छा जो है वो लॉक हो जाते हैं, या फिर आपको जो है नेल डालना पड़ता है, क्योंकि एक सिस्टम जब प्लेट का फेल होता है तो फिर नेल का सिस्टम, जैसे समझ लें कि हमारी लैंग्वेज में हम कहते हैं कि जब वन सिस्टम फेल होता है यू गो फॉर द अदर सिस्टम। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि इस वक्त हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ सवाल आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक भी पूछे जाए। जी डॉक्टर साहब, इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? देखिए, मैं एक्चुअली मेरे वालिद साहब खुद डॉक्टर थे और मैं बहुत कम उम्र से सर्जरी का बहुत शौक़ रखता था, और एक होता है अपने वालिद साहब को आइडियलाइज़ करना। बचपन से मैंने उनको देखा, वो आर्मी से मुंसलिक थे, जनरल सर्जन थे, मेरी फील्ड नहीं थी, लेकिन उस ज़माने में जनरल सर्जरी में FCPS जब किया जाता था तो सब स्पेशलिटी की फील्ड नहीं थी, तो वो न्यूरो भी करते थे, वो यूरोलॉजिकल सर्जरीज भी करते थे, वो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज भी करते थे, और फौज में थे क्योंकि वहाँ हर किस्म का आपको ट्रामा देखना है। तो मैं अक्सर जब छोटा था तो वालिद साहब के साथ जाता था, चला जाता था शौक़ में, ऑपरेशन थिएटर भी अटेंड करता था। तो मेरा ये शौक़ शुरू वक्त से सर्जरी का डेवलप हुआ। जब मैंने MBBS किया तो बहुत सारे मेरे दोस्तों ने MLE की तैयारी की, लेकिन मैंने MLE की तरफ रुझान नहीं दिया अपना। उसकी वजह ये थी कि मुझे ये पता था कि मैं मतलब जो कुछ करना चाहूँगा वो सर्जरी में ही करना चाहूँगा, और जब तक अपने मुल्क में रह के यहाँ पे मैं अच्छे पब्लिक सेक्टर में काम नहीं करूँगा मैं पॉलिश नहीं हो पाऊँगा। तो मैंने इसलिए बाहर की तरफ का ध्यान नहीं दिया। मैं ट्रेनिंग करने ज़रूर गया, मैंने MRCS किया इंग्लैंड से, मैंने फेलोशिप की फ्रांस से आर्थोप्लास्टी स्पोर्ट्स में, लेकिन मैं वापस लौट के आया। जो काम करता हूँ अपने मतलब उसमें मुझे तस्कीन मिलती है। सर्जरी इज़ माई लाइफ। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, यकीनन असातिज़ा का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपकी तरक्की के हवाले से, तो कोई एक ऐसे उस्ताद के जिनका आप नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मेरी ज़िंदगी में मेरे 2 उस्ताद ऐसे हैं जिनको मैं मतलब कि इंसान कितनी भी तरक्की मिल जाए लेकिन कभी भी जो है वो, एक मरूम सईद मिनार साहब मेरे सुपरवाइज़र थे, मैं कभी इंटरव्यू कर चुका हूं सर। मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे वालिद मोहतरम की तरह थे, बिल्कुल रूहानी वालिद थे मेरे, और ये अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। आज उन्होंने हमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली हैं जो हम अपनी प्रैक्टिस में जो है हमेशा उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। एक हम मेरे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे उनको, प्रोफेसर अनीसुद्दीन भट्टी साहब, तो वो मेरे बिल्कुल वालिद की तरह हैं। यानी कि आप ये समझ लें, आप मेरे वालिद साहब को गुज़रे हुए 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी मुझे किसी ऐसी रूहानी एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है तो मैं अनीस भट्टी साहब की तरफ जाता हूँ, और वो हमेशा मुझे उनसे जो है वो एक फादर सन रिलेशनशिप मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन साजा जो है वो बहुत जिसका कहते हैं कि बहुत बड़ा आप ये समझ लीजिए कि एक असासा है कि जो अपने एक तरह से समझिए कि हाथ काट करके आपको दे देते हैं। बिल्कुल, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बिला शुबा उनका एक बहुत बड़ा मकाम है और नाम है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई एक ऐसा केस कि जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो और जब उसका रिजल्ट आया हो और वो याद रह गया? मैं ऐसे तो बहुत सारे केसेस इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। मैं एक छोटा सा वाक़या बताऊंगा ऑफ द रिकॉर्ड। ये एक सर्जरी रिलेटेड केस था कि एक पेशेंट था जो कि बहुत ओल्ड एज पेशेंट था। ये वाक़या मैं इसलिए बताता हूँ सबको कि मैं कहता हूँ देखो, अल्लाह पाक अगर जिसको रखना चाहे ना, तो आप कोई भी बात कह दो, कोई भी कुछ कह दो, तो अल्लाह ने उसको रखना है तो अल्लाह ने उसके लिए रास्ते बनाए हुए। एक पेशेंट आया हमारे पास जो कि बहुत ही निगलेक्टेड पेशेंट था, IT फ्रैक्चर था फीमर का, और हाई रिस्क कंसेंट हमने लिया उसका, ऑन टेबल डेथ कंसेंट लिया। उसके बच्चे अमेरिका से आए थे कुछ दिनों के लिए, उन्होंने कहा वालिद साहब की सर्जरी कराएं और हम चले जाएं। तो हमने ऑन टेबल हाई रिस्क कंसेंट लिया और उसकी सर्जरी प्रोसीड की, शुरू की। तो मेरे साथ एक मेरा टेक्नीशियन था, उसने मुझे कहा कि सर आप सर्जरी तो कर रहे हैं लेकिन ये पेशेंट जो है ना, मुझे नहीं लगता ये बचेगा, यानी आपकी सर्जरी सस्टेन कर लेगा 1 हफ्ते के अंदर, ये मुझे एक्सपायर हो सकता है। हाँ, तो मैंने उसकी बात पे तवज्जो नहीं दी,
तो मैंने उसको कहा यार देखो ये तो अल्लाह के काम है, हमने तो अपनी कोशिश करनी है। हमने सर्जरी कर ली। उसके बाद वो मेरे पास पेशेंट जो है 1 महीने बाद एक सूटेड बूटेड और बड़ी अच्छा तैयार हुआ हुआ एक शख्स 1 महीने 2 महीने बाद आया, 2 से 3 महीने बाद वॉकर के साथ आया और आके आराम से बैठ गया। मैंने परेशान हुआ, मैंने कहा मैंने आपको पहले देखा, उन्होंने कहा आपने मेरी सर्जरी की है। मैं देख के हैरान रह गया। मैंने मतलब जो उसकी हाइजीनिक कंडीशन, नेग्लेक्टेड ओल्ड एज पेशेंट जिसके औलाद बाहर और सर्जरी के बाद जिसके बारे में कहा गया कि 1 हफ्ता नहीं चलेगी, तो मैंने फ़ौरन उसको कॉल की अपने टेक्नीशियन को। वो आया ड्रेसिंग रूम से, मैंने कहा भाई आप इनसे मिले आप? तो उन्होंने कहा सर मैं पहचाना नहीं। मैंने कहा ये वही पेशेंट है जिनके बारे में आपने कुछ अर्ज़ किया था। तो वो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा सर मैंने कहा देखें कभी भी आपने जब ये बात कह दी ना, तो अल्लाह पाक से आपने जो है ना वो समझ लें कि एक मतलब अल्लाह पाक भाई तुम्हारी क्या औकात के, इंसान की क्या औकात के वो अल्लाह के कामों में कहे कि ये तो यूँ होगा, ये तो यूँ होगा। अल्लाह ने जिसको चाहना है उसने अल्लाह ने रखना है। तो मेरे लिए तो बड़ा लेसन था वो कि कभी भी आप ये ना कहो कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक बात। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि एक तो ये आपकी बड़ी अच्छी काविश है, आप अल्लाह पाक आपको और हौसला दे, हिम्मत दे, आप एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम करें। पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें भी मौका दिया हम अपनी बात कह सकें। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि हमेशा जो है ना डॉक्टर्स की एडवाइस पे ही चला करें। सेल्फ़ मेडिकेशन जो है ना, ये कई बार आपको जो है सेल्फ़ मेडिकेशन, सेल्फ़ प्रैक्टिस करना खुद अपनी तरीके से, या मिथ्स के ऊपर जो है चलना, ये आपके लिए बड़ा जो है ना मुसीबत में डाल सकता है आपको। तो बेहतर ये है कि अपने डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से चलें, और अब डॉक्टर पे ट्रस्ट करेंगे तो डॉक्टर आपको जो है ना कभी भी जो है वो मुश्किल में नहीं डालेगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में वक्त निकाला। एक बार फिर इंतहाई मुश्किल, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया, और मैं पूरी उम्मीद हूँ सर कि आई होप सो कि आप दोबारा ज़रूर आएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर ज़िहान नईम साहब ने अपना कीमती वक्त हमें अता किया, तो हमारे इसी तरह से मुख्तलिफ डोमेन रखने वाले और बिलखुसूस ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरो, क्योंकि ये मेरी पसंदीदा फील्ड्स हैं, तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आपके जो भी हमारे कराची के जो नामवर डॉक्टर हैं, ख़वातीन और हज़रात, वो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, मैं हाजिर हूँ। आप आइए और पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से इस आगाही के मिशन में हमारा साथ दीजिए। और जाते जाते एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।